फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, यहीं से पता चल चुका है कि हमको देखना है चार्ज क्या होता है, चार्जिंग कैसे करते हैं, और फिर फील्ड कैलकुलेट करेंगे अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के। तो इस चैप्टर का एक बेसिक लेआउट यही है कि पहले चार्ज की डेफिनेशन देखना है, चार्ज का प्रॉपर्टी देखेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, कूलम्ब्स लॉ पे, या उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देख लेंगे, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, 2-3 कॉन्फ़िगरेशन वहाँ लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्स के बाद डाइपोल एंड डाइपोल की फील्ड, ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, थोड़ा सा कहानी शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की 600 BC में। उस ज़माने में ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा माना जा सकता है कि सबसे पहले जो चार्ज की खोज हुई थी वो बहुत ही अलग ही कहानी है। वो ऐसा था कि वो लोग चार्ज नहीं जानते थे, उनको लगता था वो कुछ है ऐसा उसमें। मतलब अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एम्बर लिया, उसको फ्रिक्शन से उसमें उनको चार्ज हुआ, हमको पता है वो चार्ज हुआ, लेकिन वो क्या समझते थे पता है, वहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लेकिन इतना हम लोगों को इसमें डीप में जा नहीं सकते क्योंकि 12th में हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से जो सरफेस पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे एक्साइट, और जब चार्जेस होते हैं एक्साइट तो वो सरफेस को छोड़ के उसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब अपने शेल से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही शेल से बाहर आ जाएंगे तो फ्री चार्जेस बन जाएंगे। अब जब फ्री चार्जेस बन जाएंगे तो वो, जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट बचपन में कर चुके हैं ना, वो छोटा सा पेपर लेके ऐसे इसको बाल में रगड़ कैसे चिपका लो, मस्त एकदम चिपक जाता है, वो चीज़ें समझेंगे। तो ये इंडक्शन समझने के बाद ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। तो इस चीज़ को वहाँ के लिए छोड़ दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये वाला वर्ड, ये क्या है, ये क्या है, ये लिखा हुआ है चार्ज, ये लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं भाई? ये Al3+ Cl-, ये चार्ज है, तो ये मतलब इसका क्या है कि क्लोरीन के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज है, ऐसा होता है। थोड़ा सा अंदर जाके देखो, थोड़ा सा डिटेल में समझो, ये हो क्या रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है और उसका चार्ज हो रहा है नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है और उसका चार्ज हो रहा है पॉजिटिव। तो चार्ज एल्यूमिनियम या क्लोरीन का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है यार, चार्ज तो है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles ऑफ मैटर। भाई मैटर जो है वो 3 चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज, पहली तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम represented by C, and CGS unit of charge is stat coulomb। ओके, अब इन दोनों के बीच में कन्वर्जन जानना होगा ना, जैसे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये वहीं भी आ सकता है भाई, MCQ में आएगा, उससे ज़्यादा इसका वैल्यू है नहीं। अब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज तो इसमें 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, तो ये एक एटम है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है।
अब इसके पास से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूट लिया, तो अब इसके पास हो गया एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जब इसके पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देता तो ये मुझे क्या दिखाता, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारा कि भाई इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हो, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट है अपना, जिसमें पहले हमने चार्ज के बारे में देखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम में ही क्लियर हो चुका है, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये इलेक्ट्रो सिंबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन को और स्टैटिक जो है वो रेस्ट पोजीशन को। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे चैप्टर में आवर चार्जेस विल बी एट रेस्ट। अगर चार्जेस ने करना चालू कर दिया मोशन तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड से बाहर चले जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसके बीच का फिनोमिना तुमको मालूम है ना भाई, तो पॉजिटिव चार्जेस पास आएंगे तो इनके बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि समझते हैं दो नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बीच में भी होगा रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्जेस आए तो क्या होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। ऐसा तो ये गीता में लिखा हुआ है जो तुम लोग जानते हो कि अगर एक लड़का एक लड़की चाहे कुछ भी हो, अट्रैक्शन तो होना है, लेकिन दो लड़कियों के बीच में तो शुद्ध रूप से होता है ना रिपल्शन। वो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया हुआ है कई बार क्लास में कि अगर दो लड़कियां मान लो सामने रहती हैं, एक ने भी सेम ड्रेस पहन ली, सेम सब कुछ कर लिया तैयारी, दूसरे ने भी सेम, दोनों सामने निकलेंगी, देखेंगे एक दूसरे को और इतना रिपल्शन होगा कि दोनों घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। सो क्या ध्यान रखना है भाई, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक, ये नीचे लिखते हैं इसको, अनलाइक अट्रैक्ट। क्लियर है इतना? तो अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक से जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता हूँ मैं। कंडक्टर क्या होता है, सबको मालूम है क्या होता है भाई, जो करंट को बहुत ही आसानी से पास होने दे। और इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट को पास होने ही ना दे। आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होता है, ये हम लोगों को डिटेल में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा आगे। अभी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इससे पहले इसको साफ तो करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या है, इसमें हम लोग चार्जेस इंड्यूस करने वाले हैं, बट हमको ध्यान ये रखना है कि हमको जिस चीज़ को चार्ज करना है उसको टच नहीं करना है, बिना टच किए चार्ज करना है। ओके, तो इस चीज़ को मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये है मेरे पास एक न्यूट्रल स्फीयर। कैसा है, न्यूट्रल स्फीयर है। ओके, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास था एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लो। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसके पास लाके रख दिया। तो क्या होगा भाई, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज थे। ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट वालों को। नेगेटिव वालों को ये अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वालों को ये रिपेल कर देगा। तो ये रिपेल होके इस तरफ चले जाएंगे। तो अब देखो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि अरे ये तो दोनों साइड में चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं। अब एक काम करो, यहाँ से कर डालो अर्थिंग। अर्थिंग करने के लिए क्या है भाई, देखो अर्थिंग करने का मतलब क्या है, इसको धरती से जोड़ देना। और ये धरती हमारी माँ है, ऐसा वो सुनील शेट्टी ने बोला हुआ है, ये धरती मेरी माँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, धरती के पास है इनफाइनाइट कैपेसिटी, उसको कितना भी चार्ज दे दो, उससे कितना भी चार्ज ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा।
तो क्या होगा भाई, ये तो रिपल्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो चले जाएंगे कहाँ, धरती में समा जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको हटा दूंगा। अब इसको मैंने जैसे ही हटाया, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो तो इसको वापस यहाँ रख दो। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं इस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये जो न्यूट्रल स्फीयर था ये हो चुका है अब नेगेटिवली चार्ज, और इसमें हमने इसको बिना टच किए किया है कि नहीं। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट नियरर एंड सेम चार्जेस अपीयर एट फार्दर एंड। इस फिनोमिना का यूज करके हम ये जो अभी हमने किया, इसको नेगेटिव चार्ज किया, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट, तो ये पूरे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई एक अपोजिट चार्ज स्फीयर को लेके आएंगे, उसके पास इंडक्शन होगा, अर्थिंग करेंगे, तो जो अपोजिट सेम चार्जेस हैं वो चले जाएंगे धरती के अंदर, और हमारे पास बचा क्या रहेगा, जो चार्ज हम लाए हैं उसका ठीक अपोजिट। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि इंडक्शन फिनोमिना से एक स्फीयर को चार्ज करोगे तो सिर्फ जो आपके पास चार्ज होगा ना उसका अपोजिट ही चार्ज कर सकते हो। सेम चार्ज अगर करना चाहते हो तो आपको एक और स्फीयर चाहिए, तो पहले आप उस स्फीयर को नेगेटिव कर लो और फिर उसको लाके इसको पॉजिटिव कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब बात करते हैं अगले चीज की, जो कि है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो इसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, सबके पास बुक है, सब देख लेना। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, पुराने समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब लोगों को पता लगाना था कि भाई ये जो मार्कर है या ये जो डस्टर है या यहाँ पे बुक कॉपी पेन जो भी आपके पास, उनमें चार्ज है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया, जो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको बस समझना है। एग्जैक्ट डायग्राम ये नहीं है, बुक में दिखेगा। तो यहाँ पे एक रॉड लगी होती थी और ये नॉब बना हुआ है, और इस पर हमने क्या किया था, इस पर हमने 2 लीफ लगाए थे, पतले पतले सोने के, गोल्ड लीफ। क्या लगाया था, गोल्ड लीफ। अब यहाँ से ये इंसुलेटेड होता था कॉर्क लगा के। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो मार्कर है इसमें चार्ज है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस नॉब पे ले जा के टच कराऊंगा, और इसके जो चार्ज होंगे वो इस तरीके से फ्लो करके इन दोनों लीव्स में चले जाएंगे। अब ये दोनों लीव्स पे सेम चार्ज गया है, तो लाइक याद है, अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये जो लीव्स हैं वो रिपेल होके दूर जाएंगे। और उस जमाने में हमारे पास इसके मेजरमेंट का कोई खास आइडिया नहीं था, हम लोग बस एक अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है कि कम है। तो अगर रिपल्शन कम हुआ है तो चार्ज कम है, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब है कि चार्ज ज़्यादा है। क्लियर? चलो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अपना खत्म हो गया। अब अगली टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा भाई चार्ज क्या होता है, आपने जान लिया है, तो चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। तो अगले हेडिंग हम डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज में होती हैं 3 प्रॉपर्टी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही आसान है, जो कि है एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन, और तीसरी, और आई थिंक लीस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, सबको पता होता है ये चीज, कंजर्वेशन। ओके, सो अब तीनों प्रॉपर्टीज को बारी बारी समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। अब देखो एकदम सिंपल से सवाल से इसको समझो। एक ये है, मान लो इसका चार्ज है 2 कूलम, और एक ये है, मान लो इसका चार्ज है -3 कूलम। मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करा दिया। इन दोनों को जैसे ही मैं टच कराऊंगा तो क्या होगा भाई, नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, +2 -3 -1 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 कूलम। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है बड़े आराम से ऐड हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका चार्ज Q1 होता
इसका चार्ज Q2 होता तो Q जो होता मेरा Q नेट वो होता Q1 प्लस Q2। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है जितने भी चार्जेस है उनका, और वो मुझे मिल जाएगा नेट चार्ज। तो अगर n चार्जेस होते तो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। सिंपल था ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे कितने लोग हैं काउंट कर लो। तो आप काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। तो आप जो काउंटिंग है ये कैसे हो रहा है? ये काउंटिंग हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है और हर स्टेप में 1 1 बढ़ रहा है। सबसे छोटा कितना काउंट कर सकते हो? 1 काउंट कर सकते हो ना। अगर आपके पास यहाँ पे छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको भी 1 ही काउंट करना है, ये नहीं कि उसको हाफ टिकट काउंट कर ले रहे हो, 1 काउंट करोगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि अभी तक हमारा जितना भी रिसर्च है वो अभी तक स्टेबली जो चीज़ रिकॉग्नाइज कर पाया वो है इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा चार्ज आज तक किसी ने मेज़र नहीं किया। मतलब मेज़र हो चुका है, रिसर्च चल रही है, बट वो स्टेबल नहीं है ना, तो उसका एग्जिस्टेंस पे इतना मतलब अभी गारंटी नहीं है, डाउट है अभी, तो उसके बारे में हमको बात करनी नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ई से सिंबलाइज करते हैं और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। अब हम लोग बात करते हैं, जो बात चल रही थी, हम लोग कर रहे थे काउंटिंग, और सबसे छोटा चीज हम लोग काउंट कर पा रहे थे वो था 1। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बेसिक क्वांटा ऑफ काउंटिंग कितना होगा? 1। और उसी तरीके से मैं बेसिक क्वांटा ऑफ चार्ज, जो मुझे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसलिए बेसिक क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया E। ध्यान रखना ये किसी किताब में नहीं लिखा हो, ये मैंने ऐसे याद करने के लिए बना रखा है, ठीक है? तो इसको किताब में जाके खोजने मत लग जाना। तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर कर पाओगे वो होगा इलेक्ट्रॉन, और किसी भी चीज़ में मेजर करोगे क्या, चार्ज जब दिखेगा तो मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो कम है या तो ज़्यादा है कि नहीं? तो वो कुछ कैसा होगा, अगर चार्ज आया है Q तो वो सम नंबर इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई बेसिक क्वांटा ऑफ चार्ज, है कि नहीं? यहीं से डेफिनेशन बन के आया है क्वांटाइजेशन का, जो कि है चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटा ऑफ चार्ज। यहां ध्यान ये रखना है भाई, एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, जेड सिंबलाइज, जेड रिप्रेजेंट्स इंटीजर। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कंजर्वेशन। इसका कहानी तो इतना अच्छा सबको एकदम रटा हुआ होगा ना, बचपन से यही गाते आ रहे हो। क्या गाते आ रहे हो भाई? कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर, नो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, जैसा कि हम लोग जब 11th में मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे हमारे पास था मास, वहाँ पे हमारे पास था मास। तो वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास होता है चार्ज। तो इन दोनों चीज़ों का एक कंपैरेटिव स्टडी भी किया जा सकता है। तो आप बताओ भाई, मास जो है ये हमेशा 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 होता है पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा, मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। मास का डेफिनेशन यही है कि चीज बताता है वो कि कितनी चीजें हैं वहां पे। मास का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो चार्ज का डेफिनेशन तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हो, चार्ज इज एन क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये जो मास है इसमें कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा होता है अट्रैक्टिव। लेकिन चार्ज में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्जेस आर एट रेस्ट, तो ये जो फोर्स है ये तो
अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा था ना, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो डस्टर है इसका कुछ मास है ना, इसका चार्ज है नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये जो मार्कर है इसका चार्ज है मान लो -2 कूलम, लेट अस एज्यूम, और मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसका मास होगा, होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि अ बॉडी विच इज हैविंग मास नीड नॉट टू हैव अ चार्ज, बट अ बॉडी विच हैज चार्ज विल श्योरली हैव मास। अब इसी पे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि ये है मेरा एक ब्लॉक, इसका मास है m, इसका चार्ज है q, और मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो मेरे सवाल हैं ये कि अब इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव कि न्यूट्रल ही रहेगा, और इसका मास का क्या होगा भाई, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा कि लास्ट ऑप्शन नोटा, नन ऑफ द अबव। तो बताइए, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन चला गया, एक्स्ट्रा क्या बचा, प्रोटॉन, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। भाई साहब इसको निकालोगे ना तो m में इतना तो कम होगा ही, भले नेग्लिजिबल है लेकिन कम होगा, तो इसलिए मास भी कम होगा, ध्यान रखें। क्लियर? तो ये था पूरा। अच्छा इस पे एक जो चीज़ बच गई है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। उस चीज़ को देखते हैं ऐसे कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और क्वांटाइजेशन के ऊपर एक छोटा सा सवाल जो आपको अंदाज़ा दिलाएगा कि 1 कूलम चार्ज कितना ज़्यादा होता है। तो देखो भाई, मैंने आपको बोला कि चार्ज है 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चीज़ देखते हैं। तो भाई हमारे पास Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, E की वैल्यू तो मालूम ही है, और N मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, E लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड है, जब मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूँगा तब माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। N क्या मैंने आपसे पूछा तो आपने फॉर्मूला लिखा भाई Q = N E, यही है क्वांटाइजेशन। और यहाँ से N को हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई E, Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। आप एक काम करो, इसको ना डिवाइड कर लो, इसको बड़े आराम से डिवाइड करो और मुझे वैल्यू बताओ कितना आता है। तो देखो कुछ लोगों को इसको भी सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैं बता दूं, ये जो भाई साहब हैं इनको आप ले जाओ ऊपर, बड़े आराम से लिखो 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो क्या, अब इसको काट सकते हो क्या, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब देखो यहाँ बड़े आराम से ऐसा बच्चा बन जाओ, नहीं आता ना तो बच्चा बनो ऐसा, और इसको डिवाइड कर लेना और तुम्हारा आएगा 6.25, नहीं आपका आएगा 0.625 × 10⁻18। और ये लिखने में अच्छा नहीं लगता तो इसको ऐसा देखो, यहाँ 19 आएगा, ठीक। तो ये देखो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, अरे बहुत बड़ा नंबर है ये। 1 कूलम चार्ज में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रही है बात। चलो तो ये इतना ही रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला टॉपिक।